केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इससे कैसे दूर हटें और कैसे प्राकृतिक खेती है, कैसे ऑर्गेनिक खेती है, इसके ऊपर हमको आना पड़ेगा। जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक नया हम कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, नया एक विंग बनाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें चल रहा है जो प्रयत्न, उसका भी हम सहयोग लेंगे। अभी तो हमने जो प्रोग्राम दिया है कि पहले 3 साल के लिए 100 क्लस्टर्स, प्रति क्लस्टर 25 एकड़ ये चिन्हित करेंगे। 3 साल के लिए उनको कोई भी लॉस होगा उसको हम सहायता करेंगे ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बने। और मुझे विश्वास है कि ये जो ऑर्गेनिक आज भी जो लोग कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट मार्केट में सामान्य प्रोडक्ट से महंगा बिकता है, लेकिन सर्टिफिकेशन की बात है, सर्टिफिकेशन है, फिर उसकी मार्केटिंग है, ये सारे व्यवस्था हम खड़ा करेंगे बाद में। तो जी वो पूरी जमीन को जो है ना पूरा उसकी तरह करना पड़ता है समतल, और वो उसके अंदर वो डालना पड़ता है ताकि उसके अंदर कोई कीटनाशक दवाइयां ना रह जाएं। मैंने तो क्या ये कहा? ऑर्गेनिक फार्म तो मतलब ये हम कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा? किस तरह अभी से तो करेंगे? 3 साल में हम ये पूरा, पूछा था मैंने। मैं अगर कहूं कि 3 साल में हम शुद्ध ऑर्गेनिक उसको सर्टिफिकेट मानो नहीं भी देंगे तो 3 साल में तो उसके प्रोडक्ट में कोई लॉस होगा वो सरकार देगी। 3 साल के बाद तो ऑर्गेनिक हो ही जाएगा। 3 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक हो जाएगी। ये हमें कोई मालूम है कि पहले साल क्वालिटी ठीक नहीं होती है। 3 साल का उसकी जो कमी आएगी प्रोडक्शन में वो लॉस देंगे। एक विषय शीशपाल जी, हमारे तालावाली के शीशपाल जी, उन्होंने उठाया। अब आंकड़े हैं वही पता नहीं कहां से आते हैं कि 2016 से 20 तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम लिया गया। अब हरियाणा का है कि देश का है? इसका है, पूरे देश का है। क्योंकि हमको आंकड़ों में थोड़ा इसलिए ध्यान करना पड़ता है कि हम हरियाणा में जवाब दे रहे हैं तो हरियाणा का आंकड़ा चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा कंपेरेटिव हो जाएगा। सारे देश के जवाब ना तो मैं दे सकता ना मेरा। नहीं सुना नहीं, इन्होंने बोला है, ये इन्होंने बोला है और वो अभी स्वीकार कर रहे हैं। मैंने देश भर का बोला है। नहीं वो हरियाणा नहीं, वो सारे देश भर का बोल रहे हैं। ये स्कीम हरियाणा में भी थी ना जी। अरे भाई हरियाणा का अलग आंकड़ा अगर दोगे तो मैं उसका कंपेयर करके जवाब दूंगा ना। अब मैं देश के आंकड़े का जवाब क्या दूंगा? मैं हरियाणा का आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि किसानों द्वारा पिछले जो आपने 3 साल की बात की है उसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रीमियम के रूप में दी गई है। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए हरियाणा की। ये ठीक है कि इस 1500 करोड़ में सेंट्रल का शेयर, स्टेट का शेयर वो अलग से जाता है, लेकिन किसान को उसके बदले में 4729 करोड़ राशि के क्लेम मिले हैं। किसान को कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो स्टेट और सेंटर का मिला करके भी कभी ये नहीं मानना चाहिए कि कोई कंपनी होगी वो लेगी कम और क्लेम ज्यादा देगी। कोई कंपनी नहीं करेगी। अगर 1 आध साल इस प्रकार का हो भी गया, 1-2 साल लगातार, तो अगली बार उन्होंने प्रीमियम बढ़ा देना उसका। वो तो क्योंकि ऑक्शन पर आते हैं, बिड पर आते हैं, इसलिए सब मिला करके। हाँ, आपकी बात मानते हैं हम। फिर ये खाली मंत्री ये कहते हैं कि कोई मुनाफा कमाया ही नहीं इन कंपनियों ने। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा है कि कोई मुनाफा ही नहीं कमाया। हम आपकी बात मानते हैं, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है, लेकिन मंत्री ने ये कहा है कि कोई मुनाफा नहीं कमाया। 2016 से आज तक पैसा कंपनियों को गया हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से और किसान से गया कम है और किसान को ज्यादा है। इसमें नहीं हो सकता है, हो सकता है ये हो इनका पास। ये जो इस हाउस की कमेटी बनाई जाए, जांच करे कि गलत कौन है। मुख्यमंत्री जी, इसमें जो फसल बीमा योजना है इस बात की मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि किसी साल कम दिया, किसी साल ज्यादा दिया, लेकिन कुल कितने किसानों की इंश्योरेंस कराई है? 30%, 70% ने तो अब भी नहीं कराई। क्यों? अगर तो मैं बता रहा हूं तो 70% भी आते। मैं बता रहा हूं, पहले सुनिए। हाँ सुनिए। अरे सुनिए तलाल साहब, हुड्डा साहब, देखिए शुरू में इसके नियम बनाए गए थे। हुड्डा साहब, शुरू में जब नियम बनाए गए थे कि बैंक में जो लोनी फार्मर है सबका पैसा वहां से काटा जाएगा। अब लोनी फार्मर से पैसा क्यों काटा जाता था? 1 मिनट, नहीं क्यों काटा जाता था? इसलिए कि आखिर जिसने लोन दिया है उसने अपने लोन की रिकवरी का तो ध्यान रखना ही है।
मानो फसली ऋण ले गया कोई और उसकी फसल खराब हो गई और बाद में जो उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो किसान को मिलेगा, वो क्या करेगा? इसलिए उसके माध्यम से, ताकि उसकी कल को कोई कंपनसेशन मिलता है तो वो अपना लोन दिया हुआ वो तो रिकवर करेगा, बाद में जो बचेगा वो किसान को मिलेगा। एक नहीं मान नहीं रहे ना, सुन तो लो। जब ये शुरू हुआ उसके बाद शोर मचाया, और शोर मचाने वाले कोई और अलग से कोई नहीं थे, सब लोगों ने कहा जबरदस्ती पैसा काटते हैं, लोनी से पैसा लिया आता है। आज भी जब कभी नहीं बता रहा हूं ना मैं आगे, अरे बात तो सुनो, मैं पूरी बात सुन लिया करो, अब बीच मत खड़ा करो। बाद में जब आपने शोर मचाया उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ऑन फाइन गुड मॉर्निंग उन्होंने अनाउंस किया कि अब ये जो है ऑप्शनल रहेगा, किसान जो कराना चाहे करा, जो ना कराना चाहे ना कराए। ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की और आप नहीं कटता। आज भी कोई बैंक जबरदस्ती नहीं काट सकता, ये मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूं इसकी। नहीं तो आप बता दीजिए फलाना बैंक कर रहा है। हाँ, ये तो हो सकता है कि जब वो लोन लेने जाएगा नया, मना कर सकता, मैं लोन नहीं देता, मना कर सकता। वो लोन देना उसकी मजबूरी नहीं है बैंक की, लेकिन जब बैंक वो देता है और उसमें कहता है कि इसका इंश्योरेंस करा, कोई भैंस हम लेते हैं, कोई ट्रैक्टर हम लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं ना। और जब लोन लेते हैं बैंक से जरूर कराते हैं। तो इसलिए नियम है कि कोई लोन देगा वो पहले अपने लोन की राशि को सिक्योर करेगा, नहीं तो लोन क्यों देगा? तो वही उसी लाइन पर आ जाओ आप लोग। और मैं तो पिछली बार सार्वजनिक रूप से एक अपील कर चुका हूं पिछले भाषण में कि आप लोग किसानों को, हम सब लोग किसानों को अपील करें कि वो इंश्योरेंस जरूर कराएं। अगर इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो सरकार की ओर से पैसा कम मिलेगा। यहाँ 12 से 15,000 करोड़ हमने किया है, कम होगा तो कम पैसा मिलेगा। वहां 18 से लेकर 35,000 तक करोड़ लोन मिलता है। इसलिए उसको सिक्योर करने के लिए रास्ता यही है कि उनको इंश्योरेंस करानी चाहिए। बहुत राशि नहीं है, 500 से लेकर 1,000-1,200 तक फसल के हिसाब से है वो। तो इतना मेरा कहना है। और इसके सारे हैं, केवल खरीफ 2017 में प्रीमियम जो गया 301 करोड़ गया और 805 करोड़ रुपया क्लेम मिला। मैं अलग अलग फसलों का बता रहा हूं, क्लेम ज्यादा मिला, प्रीमियम कम गया। ऐसे ही खरीफ 2018 में 580 करोड़ रुपया प्रीमियम गया, सब तीनों को मिला के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसान। और यहां बीमा क्लेम मिला 797 करोड़ का। जो ज्यादा मिले हैं बता रहा हूं आपको। ऐसे ही खरीफ 2020 में 963 करोड़ रुपया तीनों का प्रीमियम गया और 995 करोड़ रुपया क्लेम मिला। हाँ, बाकी आंकड़े भी हैं कि जहां क्लेम ज्यादा यानी प्रीमियम ज्यादा गया, क्लेम कम मिला। तो ये मिक्सअप चलेगा, बस ठीक है। वो भी नहीं, सारी ठीक है, मेरी सारी ठीक है। हमारे कमेटी के जो सदस्यों ने, जो कमेटी बनी थी, वहां भी बजट में कुछ सदस्य आए, नाम मेरे पास नहीं लिखा कमेटी कौन सी थी, लेकिन पशुपालन डेयरी में यह आया कि पशु अस्पतालों के भवनों का नवीनीकरण किया जाए। मानता हूं कि पशु अस्पतालों की मरम्मत रख रखाव इसका जो काम है उसको जारी रखेंगे और इसमें भी हमने बजट बढ़ाया है। VLDA के पदों को स्वीकृत नहीं भरा जाए, मत्स्य अधिकारियों के स्वीकृत पदों को भरा जाए। ये सब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हमने उनकी रिक्वेशन दे दी है और बहुत जल्दी इनकी भर्ती हो जाएगी। तुलनात्मक पिछले बजट से इस बार उसकी राशि ये सब जगह बढ़ी है, घटी नहीं है, क्योंकि हमने उसमें 20,000 करोड़ का 22,000 करोड़ का बजट ज्यादा बनाया है, इसलिए सब जगह वो बढ़ेगी। संस्कृति मॉडल स्कूल को ईश्वर सिंह जी, बलराज कुंडू, श्रीमती गीता भोगल ने इसे उठाया। मैं आपकी जानकारी के लिए अब तक 138 मॉडल स्कूल खुल चुके हैं और 500 संस्कृति मॉडल स्कूलों का इस बार हमारा प्रस्ताव है, उसको बनाएंगे। मॉडल संस्कृत स्कूलों में 5वीं कक्षा से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। 1,80,000 से नीचे के जो बच्चे हैं उन परिवारों की कोई फीस नहीं लेंगे, लेकिन ऊपर के परिवारों की थोड़ी फीस में रखी है ताकि उसको मेंटेन भी हम कर सकें, इसलिए उस पर भी जरूर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विषय RT का था, तो इस साल हमने जो है 134A को खत्म करके, जिसमें सिर्फ 10% बच्चों को ही प्राइवेट स्कूलों को हम उनके ऊपर कर सकते थे कि इतने ही वो पढ़ेंगे, हमने इस बार से RT इसको अडॉप्ट करने का फैसला किया है। RT में 25% हर स्कूल में इन बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा उनको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देंगे। सरकार इसका जो भुगतान है उन बच्चों की फीस का वो सरकार करेगी। ये RT के लिए
नहीं, इसमें अलग से करेंगे, हमने ये फैसला कर लिया है, कर लिया। नहीं तो उसमें भी हम उनके लेवल को बढ़ाने के लिए हमारे जो अपने स्कूल 500 स्कूल तो हम अपने ही बढ़ा रहे हैं, तो उनके अंदर देंगे, ऐसे उनको भी हम उसी में लाएंगे। हम आरटी में जो संस्कृत मॉडल स्कूल है उसको भी उस श्रेणी में लाएंगे ताकि उनको सबको फ्री पढ़ाया जा सके। इसी प्रकार स्कूल में टेबलेट देने की बात कही गई, तो हमने अभी टेबलेट का ऑर्डर दे करके उनको खरीद करने का काम हमारा पूरा हो गया है और आगामी शैक्षणिक स्तर से अप्रैल से 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को सबको टेबलेट, ये 5 लाख टेबलेट जो है वो दे दिया जाएगा। मेवात में अलग से शिक्षकों की भर्ती, इसके लिए अलग से कैडर बनाया गया है और वहां जो लोग जाएंगे कैडर में नहीं है, बाहर से ट्रांसफर होंगे, उनको 10% हमने पहले से ही घोषित कर रखा है कि उनको 10% अलग देंगे। जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उनकी भी भर्ती वहां के लिए करेंगे और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी हमने कह दिया है कि जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनमें भी मेवात को प्राथमिकता देकर के और उसके अंदर हम इस अगले साल के अंदर शिक्षकों की कमी को है वो पूरा करेंगे। अरे अब ये अप्रैल में शुरू हो जाएगा, शायद हाँ शुरू हो जाएगा जाना, क्योंकि कई मोर्चे हमने खोल दिए, एक नहीं, तो कहीं ना कहीं से शुरू कर ही देंगे। अध्यापकों की भर्ती, ये ठीक है कि अध्यापकों के पद ये हमारे रिक्त हैं, लेकिन एक बात उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जितनी सैंक्शनड पोस्ट हैं उतनी हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चों की संख्या, स्कूलों की संख्या, उसके हिसाब से टीचर्स की पोस्ट है। अब किसी समय को ज्यादा क्यों सैंक्शन कराई, किस हिसाब से कराई, हमको मालूम नहीं। 1 और 30 का जो अनुपात होता है शिक्षा का, उसको हम स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। इसमें एक थोड़ी कठिनाई आ रही है कि जो जेबीटी टीचर्स का हमने ऑनलाइन ट्रांसफर करना था वो पिछले कुछ समय से कोर्ट में फंसा हुआ है और वहां जो 2017 के जो जेबीटी की भर्ती थी वो लोग चले गए थे कि हमारे को भी जोड़ा जाए, उसमें 3 साल की कंडीशन थी, उस समय 3 साल हुए नहीं थे। हालांकि ये अभी तक 3 साल का सिस्टम होकर के और इन्फ्रक्चस हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड के कारण से हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में ही जो बातचीत एजी साहब से हुई है उनका कुछ दिनों में इसको हम पास करा लेंगे, क्लियर करा लेंगे, ताकि सबको जो ट्रांसफर है, क्योंकि जेबीटीज का डिस्ट्रिक्ट कार्डर होने के नाते इंटर डिस्ट्रिक्ट उनकी जाने की जो इच्छा है वो उसमें से पूरी हो जाएगी। बाकी जो भर्ती के लिए हमने पीजीटी का और जो भी जरूरत है उन सब का कर्मचारी आयोग को, चयन आयोग को, और हमने इक्वेशन दे दी है और ये बहुत जल्दी इसकी भर्ती वो शुरू हो जाएगी। कमेटी नंबर 3 श्रीमती गीता भुक्कल जी ने भी 21 जिलों में डाइट, साथ में कहा कि दादरी में भी डाइट खोला जाए, दादरी में खोल दिया जाएगा। खेलों के मैदान की 4 दीवारी मुख्य द्वार रखरखाव, ये कार्य भी मनरेगा स्कीम के तहत ये पूरा हम करा देंगे। ये आपका सुझाव एकदम ठीक है। रूफ टॉप सोलर सिस्टम, इसको लगाने के लिए भी हमने घोषणा की है कि सभी स्कूलों में जहां जहां 24 घंटे बिजली नहीं है, अभी एक बार तो वहां, जिन गांव में 24 घंटे बिजली है वहां भी अगर उनकी डिमांड होगी तो रूफटॉप सोलर सिस्टम हम लगाएंगे, ताकि अगर वहां बिजली की खपत सोलर सिस्टम से होगी तो उतनी बिजली हमारी बचेगी। इसलिए उस और हमारा पावर डिपार्टमेंट, और ठीक है, बैठो बैठो। तकनीकी शिक्षा विभाग में रोजगार परक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए, ऐसे हमारी बहन जी ने ये कहा है। तो ये भी विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय उन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसकी ओर वो काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के संबंध में रावदान सिंह जी, रघुवीर काद्यान जी ने ये कहा है कि बजट को कम किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि बजट कम नहीं किया, 8,925.52 करोड़ रुपए आवंटित किया है, जो पिछले जो बजट अनुमान है उसमें 21.65% ये ज्यादा है। और एम्स बनाने की जो घोषणा की है, रेवाड़ी जिले का विषय आया, वैसे तो एम्स का जो सारा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हमने केवल जमीन उनको देनी है। जमीन आइडेंटिफाई हो गई है 207 एकड़, और उसकी प्रक्रिया जो है खरीदने की वो शुरू हो गई है। बीच में एक आध व्यक्ति ने थोड़ा सा शरारत की है कि उसके 20 एकड़ जमीन उसमें है, वो सेंटर में है, उसको नहीं देना चाह रहा है, तो सेंटर की जमीन ना मिले तो ठीक नहीं, इसलिए उसका अल्टरनेटिव वो विचार कर लिया गया है और बहुत जल्दी जमीन जो है उनको भारत सरकार को हम सौंप देंगे।
और वो मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज की बात अभी भी उठाई के एक मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपया खर्च होता है, आपने तो 1400 करोड़ रुपए रखा है।